हमारा
ऑडिबल है सबको? यस सर। चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। आज इसको कंप्लीट करेंगे अपन। और एग्जैक्टली जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसी तरह अभी जो आने वाले पूरे टॉपिक्स है ना इस चैप्टर में, सबके सब इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक बचा हुआ है आपका। तो चलो इसको शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन को। तो फर्टिलाइजेशन में सबको बेसिक तो पता है कि यहाँ पे हमें फ्यूजन करवाना है मेल एंड फीमेल गैमेट का। सिंपल सी बात है ना। लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि मतलब सीधे मेल गैमेट आ गया, फीमेल गैमेट आ गया और फ्यूजन हो गया। तो उन सारे प्रोसेस को अपन देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है इन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो सारे स्टेप्स को देखेंगे और आज इसको खत्म करेंगे अपन। चलो, तो यह ब्रीफ आपको कल मैंने बता दिया था कि जब भी आपका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें पक्की बात है कि पहले तो पहला प्रोसेस तो सबको पता है कि इंसेमिनेशन होगा, मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म, है ना। और उसका ट्रांसफर होगा वजाइना में। वजाइना से स्पर्म क्या करेगा, आपका ट्रैवल करके पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में। एग्जैक्टली इधर एक भी क्या होगा, ओवरी से रिलीज होगा, फिर वो भी पहुंचेगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। कैसे पहुंचता है बता दिया था। स्पर्म कैसे पहुंचता है, ओवम कैसे पहुंचता है, सिलियरी एक्शन के कारण। ठीक है। तो मेनली जो पहला स्टेप जो शुरू होता है आपका फर्टिलाइजेशन में, वो कैपेसिटेशन से होता है। तो चलो एक बार फिर से देख लेते जो कल हमने किया था। यहाँ से शुरुआत है आपका फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। द रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम पेनिस इनटू वजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, है ना। जो आपका सीमेन बना था, वह सीमेन क्या हुआ, रिलीज हुआ। और रिलीज होने के बाद क्या हुआ, वजाइना में डिपॉजिट हुआ। ठीक है। अब देखो, इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं, सबको पता है। आगे देखो, अ ह्यूमन स्पर्म कैन लीव फॉर मेनी वीक्स इन मेल जेनाइटल डक्ट। कल बता दिया था कि एक ह्यूमन का स्पर्म जो है मेल जेनाइटल डक्ट में, जब तक मेल के बॉडी में है तब तक वो बहुत सारे, मतलब 1 महीने 2 महीने तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो बॉडी से बाहर आ गया, है ना, इट कैन ओनली लिव फॉर 48 टू 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन। मतलब कि इस टाइम में इसको अगर ओवम मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद वंस द स्पर्म्स आर रिलीज्ड, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे ही आपका स्पर्म बना, है ना, आपका अगला स्टेप क्या होगा, कैपेसिटेशन। ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बेटा, कैपेसिटेशन। हाँ चलो बेटा, देखो, रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेशन। तो सिंपल सी बात होगी कि सर हाँ, जो आपका स्पर्म था या सीमेन था कहाँ पहुंच गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचते ही सबसे पहला काम, जो सबसे पहला काम होगा, दैट विल बी कैपेसिटेशन, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सबको पता है। अगर कोई पूछे फर्टिलाइजेशन का स्टेप्स, तो पहला अराइवल ऑफ स्पर्म, दूसरा अराइवल ऑफ oocyte, है ना, सेकेंडरी oocyte, ये दोनों आ गया। आने के बाद जैसे ही वो फीमेल अराइवल ऑफ स्पर्म, मतलब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में चला गया, वजाइना में डिपॉजिट हो गया। जैसे ही वजाइना में डिपॉजिट हुआ, सबसे पहला काम जो होता है, दैट इज कैपेसिटेशन। तो ऐसे बोल सकते हैं अपन कि सबसे पहला स्टेप कौन है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का। कैपेसिटेशन क्या है, मतलब कि स्पर्म आपका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी रीगेन कर लेता है। क्या कर लेता है, इसके अंदर कौन सी कैपेसिटी आ जाती है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो देखो, once the sperms are released, capacitation of a sperm occurs in the female genital tract। क्वेश्चन ये पूछता है कि कैपेसिटेशन का साइट क्या है, तो बोलोगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अगर यह ऑप्शन ना हो तो हो सकता है आपस में क्या लिखा हो, ऑप्शन में लिखा हो यूट्रस, तो बिल्कुल ये भी किसका पार्ट है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का। यह भी ना हो तो ऑप्शन में हो सकता है दिया हो सर्विक्स, ये सब किसका पार्ट है, फीमेल जेनाइटल फीमेल। ट्रैक्ट का, है ना। तो मेनली सर्विक्स और यूट्रस में ही आपका क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। चलो, अब इस कैपेसिटेशन में होता क्या क्या है। होता क्या है कि देखो, जो ये स्पर्म का पूरा है ना आपका, ये मान लो कि ये स्पर्म है आपका, हेड है ऐसे करके आपका ये, इसमें होता क्या है, इसके ऊपर पूरे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और यह कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसके मूवमेंट को स्लो करता है।
है ना, और भी चीजें इस पे डिपॉजिट होती है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, ये सब इसके मूवमेंट को स्लो करता है। तो लेकिन अब स्पर्म क्या है, कहाँ चला गया? शुरू में इसके मूवमेंट को स्लो ही रखना था हमें, क्यों? क्योंकि जब तक ये वजाइना में नहीं पहुंचा है तब तक अगर बहुत तेज मूवमेंट इसका करवाएंगे तो सारा एनर्जी कंज्यूम होगा। तो शुरू में इसका मूवमेंट स्लो ही रखना था, इसलिए ये सारा लेयर यहाँ पे प्रेजेंट था, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ। अब जैसे ही ये वजाइना में डिपॉजिट हुआ, अब इसको बहुत तेजी से स्विम करना है, क्योंकि डिफिकल्ट जर्नी है। सर्विक्स को क्रॉस करना है, यूट्रस को क्रॉस करना है, फिर पहुंचना है इसको फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक। तो अब इसकी जर्नी कैसी होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए। तो हमें इन सबको हटाना होगा, यही है कैपेसिटेशन। ठीक है, पहला क्या करेंगे कैपेसिटेशन में? रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल, कल बता दिया था। इसके ऊपर जो भी कोलेस्ट्रॉल है इसके मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको रिमूव कर दिया हमने। इसके कारण क्या होगा? इसका जो मेम्ब्रेन कवर है वो लूज हो गया। अगला काम, डीस्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द स्पर्म मेम्ब्रेन। अगला किसको हटा दिया? ग्लाइकोप्रोटीन को, सिंपल सी बात है। अगला किसको? डाइल्यूशन ऑफ डी कैपेसिटेशन फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है? यह वह फैक्टर है जो स्पर्म को प्री मच्योर कैपेसिटेशन से बचाता है। मतलब मान लो स्पर्म को कोई अगर गाइड करने वाला नहीं हो, वो मेल के बॉडी में ही कैपेसिटेशन कर गया, कोई मतलब नहीं है, एनर्जी भी यूज हो गया, कोई मतलब भी नहीं हुआ। इसलिए कैपेसिटेशन कब होना चाहिए? जब जो सीमेन है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाए। तो उससे पहले कैपेसिटेशन ना हो जाए, उसको रोकने के लिए कुछ इसके मेम्ब्रेन पे फैक्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स, है ना। तो लेकिन अब तो डिपॉजिट हो गया कहाँ पे? वजाइना में। अब इसको कैपेसिटेशन करना है, तो इन फैक्टर को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक कैपेसिटेशन नहीं होगा, क्योंकि नाम ही है इसका डी कैपेसिटेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या आपका डी कैपेसिटेशन फैक्टर इज कंपोज्ड ऑफ स्पर्म सरफेस एसोसिएटेड, मतलब स्पर्म के सरफेस पे बाउंड होता है, प्रोटीन है, व्हिच मॉड्यूलेट द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। क्या करता है मेन काम? डीएफ प्रिवेंट द प्री मच्योर ऑनसेट ऑफ कैपेसिटेशन। तो तीन काम देख लिया हमने कैपेसिटेशन में, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, और रिमूवल ऑफ या डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। बहुत तेजी से अंदर में इसके मेम्ब्रेन के अंदर क्या जाने लगता है? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन क्या करेगा? इसके मूवमेंट को फास्ट कर देगा, है ना। कैल्शियम आयन, इससे पहले कैल्शियम आयन के एंट्री से पहले स्पर्म का मूवमेंट कैसा था? अनड्यूलेटिंग। अनड्यूलेटिंग मतलब स्लो, है ना। जैसे ही इन्फ्लक्स हुआ कैल्शियम आयन का, इसका मूवमेंट हो गया विप्लैश, मतलब बहुत तेज हो गया। स्लो से अब स्पीड इसका कैसा हो गया? तेज। तो ये चार चीज मिला के हम बोलते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस। क्या क्या बेटा? रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, रिमूवल ऑफ, बोलो, Cholesterol. कोलेस्ट्रॉल, रिमूवल ऑफ डाइल्यूशन D. फैक्टर मतलब डिकैपेसिटेशन फैक्टर, और चौथा क्या आपका? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। Calcium ion. ठीक है, इन सब के कारण होगा क्या? जो आपका स्पर्म का क्या था बेटा? जो आपके स्पर्म का स्पीड स्लो था, है ना, अंडुलेटिंग स्पीड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? Whiplash. विप्लैश मूवमेंट। विप्लस मींस क्या होता है बेटा? Fast. फास्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। अब जैसे ही इसने अटेन कर लिया कौन सा स्पीड बेटा? विप्लस मूवमेंट, है ना, फास्ट हो गया। यह बहुत तेजी से स्विम करेगा, चीरते फाड़ते हुए क्या करेगा? सर्विक्स यूट्रस को क्रॉस करते हुए कहां पहुंचेगा ये? कहां पे? फैलोपियन Fallopian ट्यूब। tube. फैलोपियन ट्यूब को किस जगह पे पहुंचना है इसको फाइनली? Ampulla. एम्प्यूला, है ना। तो यहां पे पहुंच गया। ठीक है, वही लिख रहा है, दे स्विम थ्रू द वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड फाइनली रीच एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? जल्दी बताओ। Ampulla. एम्प्यूला है, सबको Yes. पता है ना। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, याद करो, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि हो सकता है ऑप्शन ऐसे हो, एक तो आपका होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, तो क्या बोलोगे? एम्प्यूला। कभी कभी पे एम्प्यूला ना हो के क्या हो सकता है? Ampulla isthmus junction. एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो Yes, इसको sir. टिक कर देंगे अपन, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना इन सब बातों को। चलो आगे देखो, द ओवम रिलीज। अब हमने स्पर्म को पहुंचा दिया एम्प्यूला तक, अब इधर से और किसको पहुंचना चाहिए वहां पे? जल्दी बताओ। Sperm को. ओवम को। स्पर्म तो पहुंच गया, अब किसको पहुंचना चाहिए? ओवम को। Ovum. The ovum released by the ovary is also transported to the ampulla, here fertilization occurs, है ना। ovum is released in the, अब ये कैसे पहुंचता है वहां तक ये बता रहा है। ovum is released in the secondary oocyte stage। आपको पता है जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल में आपका सेकेंडरी oocyte बना था, उसका तुरंत क्या शुरू हो गया था? जल्दी बताओ। मियोसिस 2। और वो मियोसिस 2 कहां पे जाके अरेस्ट हो गया था? Metaphase. मेटाफेज 2 में, है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं
कि जो आपके एम्प्यूला के साइट पे पहुंचेगा, ये क्या पहुंचेगा, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। क्लियर है बेटा, है Yes, ना? sir. The ovum released by the ovary is also transported to the ampulla where fertilization occurs. Ovum is released in the secondary oocyte stage, arrested in metaphase 2. ठीक है, इस बात को बार बार मैं बोलता हूं, इसको भूलना मत। ठीक है, अभी इसका मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुआ है। मियोसिस टू कंप्लीट कब होगा बेटा, जब कब होगा, sperm touch जब करेगा. स्पर्म इसको सबसे अंदर वाला मेम्ब्रेन को टच कर देगा तब। सबसे अंदर वाला मेम्ब्रेन कौन सा है, जल्दी बताओ, Vitellia. कौन सा, Vitellia. वाइटेलिन मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, तो देखो, ओवम इज रिलीज इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ड्यू टू, अब कैसे पहुंचता है वहां तक, ओवरी से निकला, ओवरी से नीचे जाना चाहिए तो वहां तक पहुंच गया कैसे, ड्यू टू सिलियरी मूवमेंट। आप जानते हो इनफंडिबुलम में भी सिलिया है, दूसरे पार्ट में भी आपके फैलोपियन ट्यूब के सिलिया है, उसी सिलिया के स्वीपिंग एक्शन के कारण आपका ओवम कहां तक पहुंच जाता है, एम्प्यूला तक। क्लियर है, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Due to ciliary current produced by fimbriae portion of the oviduct, ovum is drawn in through ostium. अब आपको याद है इन फंडिबुलम के बीच में एक ओपनिंग था, उसको क्या बोलते थे अपन, Ostium. वहीं से एक पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक। ओवम रीचेज एम्प्यूला बाय द सिलियरी एक्शन ऑफ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट। ये बातें हो चुकी हैं। चलो आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ, अब हमने बोला था कि फर्टिलाइजेशन हम सिंपल बोल देते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आएगा, यही लिखना है आपको, है ना। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब अपन नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस मिल जाते हैं, तब उसको कंप्लीट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, द प्रोसेस इन विच यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स एंड फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब सर प्रो न्यूक्लियाई क्यों बोल दिया, देखो न्यूक्लियस को, जो स्पर्म और ओवम है ना, उसको न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। लेकिन जैसे ही स्पर्म टच कर देता है एक के मेम्ब्रेन को, है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट थोड़ी देर पहले उस न्यूक्लियस को हम क्या बुलाने लगते हैं बेटा, क्या बुलाने लगते हैं, प्रो न्यूक्लियाई। आई बात समझ, जल्दी बताओ। ऐसे तो अपन बोलेंगे न्यूक्लियस, लेकिन फर्टिलाइजेशन से जस्ट थोड़ी देर पहले जब स्पर्म टच कर दिया वाइटेलिन मेम्ब्रेन को, तब इसके न्यूक्लियस को भी और इसके न्यूक्लियस को भी अपन क्या बोलने लगते हैं, इसको बोलेंगे मेल प्रो न्यूक्लियाई और इसको बोलेंगे फीमेल Female प्रो न्यूक्लियाई। pronuclei. क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. चलो आगे देखो, फर्टिलाइजेशन एज फॉलोइंग प्रोसेस, क्या क्या करेंगे, कॉमन सी बात है। हाँ सर, पहले तो टकराएगा दोनों का मेम्ब्रेन, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दोनों का मेम्ब्रेन टकराया, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बेटा, सिनगैमी, है ना। उसके बाद सर, अब फ्यूजन जब मेम्ब्रेन का हो गया तो डिजोल्व हो गया, अब ये दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्या, Plasmogamy. प्लाज्मोगैमी। सर अब न्यूक्लियस भी आपस में तो फ्यूज कर जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब क्रोमोसोम भी मिक्स हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एम्फीमिक्सिस। तो सबको मिला के तब हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आते हैं एक्चुअल प्रोसेस पे। तो बहुत जगह पे आप देखोगे कि पहला स्टेप क्या होगा, अराइवल ऑफ स्पर्म, अराइवल ऑफ ओवम। तो आपको बता ही दिया कि कैसे स्पर्म पहुंचता है, कैसे ओवम पहुंचता है। ठीक है, तो हम मेनली कहां से शुरू करेंगे, कैपेसिटेशन से, कि एक बार स्पर्म जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट वजाइना में डिपॉजिट हो गया, तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, कैपेसिटेशन, है ना, वहीं से देख रहे हैं। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या है पहला, कैपेसिटेशन, जिसको हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म सोया हुआ था, उसको जगाना है ताकि वो आराम से ट्रैवल करके वहां तक पहुंचे, है ना, इसकी मोटिलिटी को बढ़ाना है, इसी को बोलते हैं हाइपर एक्टिवेशन, जो किसके थ्रू होता है, कैपेसिटेशन के थ्रू। और कैपेसिटेशन में क्या क्या होता है आपको बता चुका हूं। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। Yes. चलो, कैपेसिटेशन के बाद जो सेकंड मेथड होता है दैट इज कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स oocyte, जिसको हम स्पेशल क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। सेकंड स्टेप क्या है आपका, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन, या इसको बोल सकते हैं कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स oocyte। ध्यान दो यहाँ पे, चलो देखते हैं। यह आपका ओवम है, इसमें सेकेंडरी oocyte है, मेम्ब्रेन है इसके, ठीक है, ऐसे करके मेम्ब्रेन बना लो। अब एक चीज ध्यान रखो, स्पर्म आया, ठीक है, ये सब कहाँ है लोकेटेड, अभी कहाँ है लोकेटेड, जल्दी बताओ, कहाँ पे है, Fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब में। अब आप जानते हो, एक चीज बताओ,
एक फैलोपियन ट्यूब है कि दो है? 2. दो है। एग किसी एक ही में होगा, ये बात पक्का पता है सबको? जल्दी बताओ। Yes sir. एक किसी एक में होगा। अब इधर से स्पर्म आ रहा है, अब उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। इस फैलोपियन ट्यूब में जाके इधर जाए। स्पर्म क्या है? डायरेक्शनलेस है। डायरेक्शनलेस, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, उसको पता ही नहीं है कि एग है कहाँ भाई। कैसे पहचाने, है ना, कि एग कहाँ है, इधर जाना है, इधर जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये तो पता नहीं इसको, है ना, स्पर्म को। तो पता कैसे चलेगा? तब इसमें हेल्प करेगी कौन? फीमेल का oocyte। ये oocyte क्या करेगा? एक केमिकल रिलीज करेगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोलो बेटा, जल्दी बोलो। Yes sir. यहाँ पे स्पर्म को पहचानना है कि ओवम कहाँ है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, यहाँ पे स्पर्म और ओवम का आइडेंटिफिकेशन होगा। ओवम नहीं बोलेंगे, प्रिसाइजली क्या बोल सकते हैं? अभी अभी सेकेंडरी oocyte है ना। तो इन दोनों का क्या होना है बेटा? दोनों का आइडेंटिफिकेशन होना है। इसको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। इस फैलोपियन ट्यूब में ओवम है, इस फैलोपियन ट्यूब में है, कहाँ जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, इधर जाए, उधर जाए, नहीं पता है इसको। तो इसके लिए एक रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। मतलब यह एक सब्सटेंस सिक्रीट करेगा। कौन कौन? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और उसके रेस्पॉन्स में ए भी एक सब्सटेंस सिक्रीट करेगा। यही दोनों आपस में एक दूसरे के कंपैटिबल होता है, पहचान जाता है कि अच्छा एक यहाँ पे है, ये स्पर्म स्विम करते करते यहाँ पहुंच जाता है। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। Yes तो sir. इसको बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स oocyte। देखो, वंस द स्पर्म रीच क्लोजर टू द एग इन द फैलोपियन ट्यूब, अब उसको नहीं पता है कहाँ है, किस फैलोपियन ट्यूब में जाना है ना। देन दे हैव टू आइडेंटिफाई ईच अदर, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। फर्टिलाइजिन भी ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटी फर्टिलाइजिन भी ग्लाइकोप्रोटीन है। बस यह ध्यान रखना कौन किसको सिक्रीट करता है। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल secreted by ovum or egg, and compatible anti fertilizer is secreted by sperm। तो कौन हेल्प करेगा इसको? oocyte। ये oocyte क्या किया? फर्टिलाइजिन, एक ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज किया। इसी के कंपैटिबल स्पर्म भी किसको रिलीज किया? एंटी फर्टिलाइजिन। नाम ही से पता चल रहा है, यह दोनों एक दूसरे को पहचान जाएगा तुरंत। एक यहाँ पे स्पर्म यहाँ पहुंच गया। क्लियर है बात? जल्दी बताओ, Yes sir. है ना। तो फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल, देख लिया। फर्टिलाइजिन हैज स्पर्मोफिलिक साइट। ये जो फर्टिलाइजिन है ना, जो केमिकल है सिक्रीट किया, इस पे स्पर्मोफिलिक साइट है, जो स्पर्म को अपने तरफ क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? अट्रैक्ट Attract. करेगा। स्पर्मोफिलिक मतलब स्पर्म के लिए वो साइट बना हुआ है। स्पर्म तुरंत आएगा इधर, पहचान जाएगा अच्छा वो साइट इधर है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes sir. अब देखो एक बात, साइट्स वेयर द स्पर्म आर गोइंग टू अटैच, एक बात समझो, इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस। आप देख रहे हो, वो साइट जो फर्टिलाइजिंग रिलीज किया, उसको मान लो यहाँ पे डॉग का स्पर्म है या किसी दूसरे स्पीशीज का स्पर्म है, तो ये एंटी फर्टिलाइजिंग जो बनेगा, ये इसका कंपैटिबल होगा क्या? किसी दूसरे स्पीशीज No का होगा sir. तो नहीं होगा। मतलब ये एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? यह सेम स्पीशीज को एक को फर्टिलाइज करवाता है, सेम स्पीशीज के स्पर्म से। आई बात समझ? कोई दूसरा स्पीशीज होगा तो इस केमिकल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes sir. तो यही लिखा हुआ है, significance of fertilizing anti-fertilizing maintains uniqueness of a species, that is egg and sperm of same species can fertilize each other or identify each other। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। Yes sir. तीसरा हमारा बेटा एक्रोजोमल रिएक्शन। थर्ड स्टेप, फर्स्ट वन इज कैपेसिटेशन, समझ गए कि उसके मेम्ब्रेन से ग्लाइकोप्रोटीन, उसके मेम्ब्रेन से जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल है, उसके मेम्ब्रेन से डाइल्यूशन फैक्टर, और उसमें इन्फ्लक्स हो गया कैल्शियम का। ये हो गया आपका क्या? कैपेसिटेशन। दूसरा आया, अब स्पर्म को पहचानना है ना भाई एक को कि कहाँ है, उसको पहचान के उसके पास पहुंचना है। तो कैसे हुआ? विद द रिलीज ऑफ सम chemical glycoprotein that is called fertilizing secreted by ovum and anti fertilizing secreted by कौन? स्पर्म। ठीक है। तीसरा है अब एक्रोजोमल रिएक्शन। अब आपको याद होगा, सबको बहुत आसान है। आपको याद हो, मैंने बताया था कि स्पर्म का जो हेड और न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं अपन, उसको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर कवर किया हुआ था, इसको क्या बोलते थे? Acrosome. एक्रोजोम। और हमने बोला था इस एक्रोजोम में क्या प्रेजेंट होता है? Sperm हाइड्रोलिटिक lysine. एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कॉल्ड एज स्पर्म Sperm lysine. लाइसिन। बताया था कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes sir. स्पर्म लाइसिन। अब ये स्पर्म लाइसिन ना ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, 3 एंजाइम मिलके स्पर्म लाइसिन बनाता है, तो उसी को एक्रोजोमल रिएक्शन बोलेंगे। कि जो स्पर्म लाइसिन में जो अब है ना, जैसे ही आपका स्पर्म कहां पहुंचा, इसके मेम्ब्रेन के पास, उस साइड के मेम्ब्रेन के पास, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन कौन होगा? कोरोना रेडिएटा, Corona है radiata. ना। जैसे ही स्पर्म पहुंचा इसके पास,
आपका क्या होगा, एक्रोजोमल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात भाई। अब हमने क्या किया, एग को आइडेंटिफाई कर लिया स्पर्म ने, ए दूसरा लेयर, और तीसरा एक रेडिएटिंग लेयर कौन सा होता है बेटा, कोरोना कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा होता है ना, कोरोना रेडिएटा, जल्दी बताओ। ये तीन। यस सर। अब देखो आप, स्पर्म यहां तक पहुंच चुका है, बाहरी लेयर तक यहां पे है। अब हमें स्पर्म को अंदर एंटर करना है। कैसे एंटर करेगा, ड्रिल करते हुए, तोड़ते फोड़ते हुए। कैसे तोड़ेगा फोड़ेगा, इस स्पर्म हेड के जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जिसको एक्रोजोम बोलते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म हाइड्रोलिटिक लाइसिन। एंजाइम, दैट इज कॉल्ड स्पर्म लाइसिन्स। ये स्पर्म लाइसिन 3 एंजाइम को मिला के बना हुआ है ना। वो तीनों एंजाइम स्पेसिफिकली क्या करेगा, एक एंजाइम अभी आएगा, हाइलोरिनोज बोलते हैं, वह डाइजेस्ट इसको कर देगा, दूसरा इसको डाइजेस्ट करेगा, और तीसरा यहां पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखो कौन कौन से एंजाइम है। पहला, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ओवम अ नंबर ऑफ स्पर्म्स adhere to the surface of egg। जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया ना, बहुत सारा एग जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर कौन सा था बेटा, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, इससे बहुत सारा स्पर्म आके ऐसे करके अटैच हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन, द बाइंडिंग ऑफ स्पर्म्स ऑन जोना पेरोसिडा लेयर और ऑन द सरफेस ऑफ oocyte इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो बहुत सारा स्पर्म क्या कर पहचान लिया है, और बहुत सारा जाके इस पर बाइंड कर गया। ठीक है, नाउ स्पर्म हैज टू डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन टू एंटर। अब स्पर्म का काम क्या है, एंटर करना है ओवम के अंदर, तो उसके लिए उसके मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना होगा कि नहीं करना होगा, जल्दी बताओ। यस करना सर। होगा ना। तो एग मेम्ब्रेन इज डिसॉल्व बाय द प्रोसेस ऑफ एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, द कैपेसिटेटेड स्पर्म अंडरगो एक्रोजोमल रिएक्शन एंड रिलीज वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन्ड इन एक्रोजोम। ऑल एंजाइम्स प्रेजेंट इन एक्रोजोम इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म लाइसिन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्रोजोम किसका मॉडिफिकेशन है, लाइसोजोम या गोल्जी बॉडी। एक्रोजोम को गोल्जी बॉडी ही बनाता है, आपने पढ़ा भी था जब मैं स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा रहा था, याद है, जल्दी बताओ। यस सर। देखो, स्पर्म लाइसिन कंटेन फॉलोइंग एंजाइम्स, इसमें 3 एंजाइम होंगे। पहला कौन सा बेटा, सबसे पहला लेयर किसको हटाना है हमें, जल्दी बताओ, जो कोरोना कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा। उसको हटाने के लिए पहला आपका ये एंजाइम सिक्रीट करता है एक्रोजोम, उसका नाम है हाइलुरोनिडेज। क्या नाम है इसका, हाइलुरोनिडेज, है ना। यह पहला एंजाइम सिक्रीट किया। ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइलुरोनिक एसिड। आपको याद है, पहले ही बताया था, जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स है ना, ये एक के सरफेस पे कैसे अटैच है, विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ये इसके लिए सीमेंट का काम करता है, सबको एकदम जोड़ के रखता है। एक सेल है मान लो कोरोना रेडिया का, दूसरा है, दोनों किससे बाइंड है, किससे बाइंड है, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, हाइलुरोनिक हाइलुरोनिक एसिड। एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, इसके लिए सीमेंट का काम करता है। तो अगर हम इस सीमेंट को ही लूज कर दे तो इसका सेल्स लूज हो जाएगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, यस सर। है ना। इसी को हाइलुरोनिक एसिड को हटा देता है एंजाइम, कौन सा, नाम ही से पता चल रहा है, हाइलुरोनिडेज। आई बात समझ, जल्दी बताओ, यस सर। बोलो। यस सर। हाइलुरोनिडेज क्या करेगा बेटा, हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, जो कोरोना रेडिएटर को आपस में बांध के रखा है जो एसिड, उसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड, या इसी को डिसॉल्व कर लेगा। हाइलुरोनिक एसिड एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग मटेरियल फॉर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। आप जानते हो कोरोना रेडिएटा सेल किससे बना हुआ, फॉलिकुलर सेल से ही। हाइलुरोनिडेज डिसॉल्व द हाइलुरोनिक एसिड व्हिच एक्ट एज अ ग्लू। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है क्या, जो सेल्स ऑफ कोरोना ग्लू है, उसको चिपका के रखा हुआ है। ये गया कौन, हाइलुरोनिडेज, और उसको डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, डिसॉल्व कर दिया। तो पक्की बात है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स कैसे हो गए बेटा, लूज हो गए। लूज होने के कारण क्या हुआ, स्पर्म एक लेयर को पार कर गया। अब कहां पहुंच गया, किसके पास पहुंचा, अब जोना पैलुसिडा के पास। आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। यस तो ये क्या किया, it dissolves the hyaluronic acid which acts as a glue, so the cells loosen up। किसका सेल, किसका सेल, कोरोना रेडिएटा का। एंड देयर इज अ पैसेज फॉर एंट्री ऑफ ए स्पर्म। तो पहला लेयर तो क्रॉस कर गया विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिडेज। ठीक है, अब सेकंड एंजाइम कौन सा निकलता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ध्यान रखो, पहले क्या किया, उसको लूज किया। अब लूज करने के बाद क्या किया, पूरी तरह से मतलब ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया कोरोना लेयर को। वह कौन सा एंजाइम है बेटा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो देखो, पहले सीमेंट को हमने तोड़ा, मतलब हाइड्रोनिक एसिड को हटाया। ये देखो ना, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स है, ये आपस में चिपके हुए हैं, किसके हेल्प से, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड। तो पहले हमने हाइलुरोनिडेज के हेल्प से क्या किया, इसको लूज कर दिया, हटा दिया इस सीमेंट को, तो सेल लूज हो गया।
और लूज जब हो गया तो एक और एंजाइम आपका सिक्रेट किया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम सीपीई। यह अब क्या करेगा, इस शेल को पूरी तरह से तोड़ देगा और स्पर्म अब क्रॉस करके कहां पहुंच गया, किस लेयर पे, जोना पेलुसिडा पे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या करता है दूसरा एंजाइम, दिस एंजाइम नाम से पता चला कोरोना पेनिट्रेटिंग, दिस एंजाइम डिसॉल्व्स कोरोना रेडिएटर मेम्ब्रेन। चलो आगे आते हैं, है ना। अब अगला क्या है आपका, तीसरा एंजाइम कौन सा है, जोना लाइसिन या एक्रोसिन। नाम से पता चला है जोना पेलिस्यूडा को डिसॉल्व करेगा, इसको जोना लाइसिन बोलते हैं या एक्रोसिन। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यह कौन, जोना लाइसिन या एक्रोसिन जो डिसॉल्व करने जाएगा जोना पेलिस्यूडा को, उससे पहले एक और काम होता है। चलो ध्यान दो, यह जोना, ये तो पक्की बात है, अब तीसरा लेयर तोड़ना है, मतलब सेकंड लेयर जो जोना पेलुसिडा है, पहला तोड़ चुके हैं अपन, है ना। अब इसको तोड़ने से पहले एक काम होता है पहले, अगर मान लो कि, अब बात समझो, कोरोना रेडिएटर तो गया, ये वो साइट है, इसके बाहर वाला मेम्ब्रेन कौन है बेटा, जोना पेलुसिडा। ये क्या है आपका, जोना पेलुसिडा। इसको तोड़ने के लिए पहले इस पे बाइंड करना होगा कि नहीं, इस पंप को, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. अगर मान लो कि मेरे को इसको किसी को तोड़ना है तो पहले इसको पकड़ना होगा ना, इस पे बाइंड करना होगा ना, तो पहले बाइंडिंग होगा यहाँ पे किसी का, स्पर्म का, है ना, जोना पेलुसिडा से। ये बाइंडिंग कैसे होता है वही बात है। तो बिफोर डाइजेस्टिंग जोना पेलुसिडा, स्पर्म बाइंड्स टू द जेड फ्री रिसेप्टर्स और रीजन ऑन जोना पेलुसिडा, द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सराउंडिंग द oocyte। जोना पेलुसिडा कौन सा लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है जो सेकेंडरी oocyte को सराउंड करके है। इस जोना पेलुसिडा पे रिसेप्टर होता है स्पर्म को रिसीव करने वाला, मान लो कि ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं बेटा, क्या नाम है इसका, ZP3 रिसेप्टर। इसी रिसेप्टर से जो भी स्पर्म आएगा यहाँ पे बाइंड कर गया। आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. तो सीधी सिंपल सी बात है कि बिफोर डाइजेस्टिंग जोना पेलुसिडा, स्पर्म बाइंड्स टू द ZP3 receptors on zona pellucida. As the sperm head comes in contact with the zona pellucida membrane, it causes opening of Na+ channel। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सारा, पहला पॉइंट भी सिंपल सा बात है सर, स्पर्म कोरोना रेडिएटर को तोड़ दिया, अब आके सबसे पहले सर बाइंड किया किस पे, जोना पेलुसिडा पे। वो बाइंडिंग कौन करवाएगा, कहां पे आके बाइंड करेगा, जोना पेलुसिडा के लेयर पे सर एक रिसेप्टर होता है, जेड फ्री रिसेप्टर, जेड वहीं आपको स्पर्म को अपने साथ आके बाइंड करवाया था जोना पेलुसिडा पे। जैसे ही ये बाइंडिंग होता है ना सर, तो तुरंत यहाँ पे मेम्ब्रेन का क्या होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाता है और रैपिड इन्फ्लक्स होने लगता है एक के अंदर, किसका किसका, जल्दी बताओ किसका होने लगता है, सोडियम आयन का। रैपिड इन्फ्लक्स किसका होता है बेटा, जैसे ही स्पर्म बाइंड किया ZP3 रिसेप्टर से, आपका रैपिड इन्फ्लक्स होने लग गया स्पर्म ओवम के अंदर या oocyte के अंदर, किसका, जल्दी बताओ, Na+ का। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. As the sperm head comes in contact with the zona pellucida membrane, it causes opening of sodium channel और उसके कारण influx of sodium plus होगा to cause depolarization of ovum membrane, and this depolarization prevents polyspermy. This is called as fast block to check polyspermy। ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अगर अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हुआ क्या, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है सर, कोरोना रेडिएटर जा चुका है, बाहरी लेयर जो है oocyte का कौन सा है बेटा, कौन सा है, जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब इस जोना स्पर्म कहां, कोरोना रेडिएटर को डिस्ट्रॉय करके यहां तक पहुंच चुका है। अब सर इसको बाइंडिंग करना है, इस पे बाइंडिंग कैसे करेगा, इसके सरफेस पे एक जेड फ्री रिसेप्टर ZP3 रिसेप्टर है, उससे आके स्पर्म बाइंड किया। जैसे ये बाइंडिंग होगा ना सर, यहाँ पे सारे जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी सोडियम चैनल होंगे सब क्या होगा बेटा, खुल जाएगा और रैपिड इन्फ्लक्स होने लगेगा, किस चीज का, जल्दी बताओ, किसका, सोडियम आयन का। अंदर में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सोडियम आयन, मतलब मेम्ब्रेन का पोलैरिटी क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। जैसे ही होगा ना सर, तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन का जो डीपोलराइजेशन हुआ, मतलब आप जानते हो डीपोलराइजेशन, समझते हो ना, पढ़ा है ना तुमने, जल्दी बताओ। किसी Yes, चीज sir. में बाहर में पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, ऐसे था। अब मान लो कि बाहर से पॉजिटिव सब अंदर आने लग गया, तो अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर में क्या हो जाएगा, Negative. नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन का पोलैरिटी चेंज होना। तो क्योंकि रैपिड इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। कौन सा मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा का, है ना। और जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है ना, ये होता क्यों है, यह चेक करता है पॉलीस्पर्मी को। पॉलीस्पर्मी क्या है, पॉलीस्पर्मी क्या है, एंट्री ऑफ मोर देन क्या, जल्दी बताओ, वन One स्पर्म sperm. इनटू द oocyte।
इनटू द oocyte। बात समझो, मतलब ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है। आपको बताया था ना कि हजारों स्पर्म जोना पेलोसिडा के लेयर तक पहुंचेंगे, लेकिन अंदर कितना घुसेगा? अंदर कितना घुसेगा? One. सिंगल, है ना? तो इसको फास्ट ब्लॉक बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी या फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से प्रोसेस हो गया। जैसे ये बाइंड किया, बहुत तेजी से रैपिडली आपका इन्फ्लक्स हुआ और तुरंत ब्लॉक कर दिया। किसका? बहुत सारे स्पर्म को अंदर जाने से। तो इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, बोलो। sir. एक और होगा, एक जगह और होगा, उसको बोलेंगे अपन स्लो चेक या स्लो चेक टू पॉलीस्पर्मी या स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। लेकिन कोई पूछे कि फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी किस आयन के इन्फ्लक्स के कारण होता है, तो क्या बोलोगे? Sodium. Sodium. सोडियम आयन। और यहीं पे बता दो, कोई पूछे स्लो चेक, स्लो मतलब ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, इतना तेजी से नहीं होता, इसलिए इसको स्लो चेक बोलते हैं। दोनों का काम एक ही है, क्या? पॉलीस्पर्मी होने से बचाएगा, मतलब कि मल्टीपल स्पर्म को अंदर एंटर करने से रोकता है। स्लो चेक किसके कारण होता है? अभी देखोगे इसी लेक्चर में आप, कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स के कारण। तो दोनों का आयन अलग अलग है। फास्ट चेक बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, स्लो चेक बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ विच आयन? कैल्शियम आयन। ion. इसको याद रखोगे। चलो, तो हुआ क्या? Depolarization of the over membrane, and this depolarization prevents polyspermy. This is called as fast block to check polyspermy. बहुत तेजी से हुआ प्रोसेस, इसलिए बोल दिया फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी, है ना? ये ब्लॉक कर दिया कि एक ही स्पर्म अंदर जाएगा, बाकी सब बाहर ही रुक जाओ। चलो आगे देखो। ऑल्सो Ca+ मूव्स इनटू द एग। इस लाइन को यहाँ पे हटा दो बेटा, मैं आपको इसको अपडेट करके, क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया था, इसमें हटा नहीं। अभी Ca+ का एंट्री अभी नहीं होता है, ठीक है? तो आपका क्या हो गया? आगे देखो, द बाइंडिंग ऑफ स्पर्म। अब कहानी इतना ही बताना था, सिंपल सी बात। हुआ क्या? आया सर, इस पे बाइंड किया Z53 रिसेप्टर पे। बाइंडिंग के कारण क्या हुआ सर? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। और इसके कारण क्या होता है? यह जो मेम्ब्रेन है डिपोलराइज हो गया, और यह क्या कर देता है? फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। सिंपल सी बात। अब जब स्पर्म बाइंड कर गया ना, तब आपका तीसरा वाला एंजाइम आपका सीक्रेट होता है। कौन सा? कौन सा? जोनालाइसिन, या इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसिन। आई बात बेटा समझ? जल्दी बोलो। Yes, तब sir. एंजाइम आपका रिलीज होगा, यही लिखा हुआ है, द बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू स्पर्म रिसेप्टर ऑन द जोना लीड्स टू द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसिन या जोनालाइसिन। और तब यह क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा, ठीक है? जोनालाइसिन किस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा? जल्दी बताओ। जोनालाइसिन किसको डाइजेस्ट करेगा? Dona pellucida. जोना पैलोसिडा को। लेकिन जोना पैलोसिडा टूटने से पहले दो काम कर गया। एक तो क्या हुआ? वहां पे बाइंडिंग हुआ स्पर्म का Z53 रिसेप्टर पे, और दूसरा क्या कर गया? फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तब जाके टूटता है, तब ये एंजाइम एक्ट करता है और जोना पैलोसिडा लेयर को भी तोड़ दिया, है ना? अब जोना पैलोसिडा टूट गया, तो इसका मतलब मान लो जोना पैलोसिडा था, यह यहां से टूट गया, इसका मतलब अब स्पर्म कहां पहुंच गया? कौन सा स्पेस बोलते हैं? जोना पेलोसिडा और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सर कुछ नहीं पता सर, पढ़ते लिखते तो है नहीं हम लोग। जोना पेलोसिडा और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ सुना था? ऐसा सुना था कुछ? बोलो, ऐसा सुना था कुछ आप लोगों ने या नहीं? पैरी वाइटिलिन स्पेस, बोलो तीर्थ पटेल। चलो जरा लेक्चर के पीछे आते हैं, देखते हैं कि मैंने ही पढ़ाया है कि आप लोगों को पढ़ने का इच्छा नहीं है। चलो आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ oocyte पे, और लेक्चर को एंड करते हैं। फिर पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग को बार बार बोला गया कि रिवीजन करके आओ, खत्म करते हैं फिर आज का लेक्चर। पढ़ के आओगे तो ही लेक्चर होगा। हाँ, देखो, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्सरी हुआ था। फंक्शन ऑफ एग मेम्ब्रेन देखा था हमने, फिर मैमेलियन एग देख लिया था हमने, ठीक है? जोना पैलोसिडा का लेयर देख लिया था। और यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है शायद, देयर इज अ नैरो स्पेस बिटवीन वाइटल इन मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एंड जोना पेलुसिडा नोन एज, क्या लिखा हुआ पढ़ो तो जल्दी, क्या लिखा हुआ है? पेरी वाइटिलिन स्पेस लिखा हुआ है। और तुम लोग का शायद पेपर भी है ना मतलब इस वीक में इसी चैप्टर का है, बोलो इसी चैप्टर का है ना? हाँ। तो समझ लो कि कितना सीरियस हो तुम, और कितना तुम लोग बस माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है ना? कोई यह बोलेगा कि पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है, कोई गधा को बिठा दो ना मेरे लेक्चर में, वो भी बोलेगा सर हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है ना? तो इससे समझो कि आप कितना सीरियस हो। और तुम लोग जैसे जाके बाद में ना अपने फ्यूचर को कोसोगे, अपने मतलब लक को, अरे मेरा लक नहीं था। अरे तुम मेहनत नहीं करते हो उसके अकॉर्डिंग, तुम डिजर्व नहीं करते हो। क्यों? अगर यह रवैया रहा ना तो कुछ नहीं होगा लाइफ में तुम लोगों का। पहले सुन लो, सिंपल बीएससी करोगे, जब सिंपल से बीएससी करना था तो लाख रुपए भर के क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे? किसी स्कूल से 12th कर लेते बाहर से, 20-30 हजार में हो जाता वहां पे। तो थोड़ा पढ़ लिख के आया करो यार, हैव सेंस। कितनी बार बोलता कि जो पढ़ाई होती है ना उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आओ सब लोग। जबकि इस वीक में आने वाला है तुम्हारा टेस्ट है, और आज शायद मैं गलत नहीं हूं तो आज थर्सडे है। आज 2 दिन में तुम तिस्मार खा बन तो जाओगे नहीं सब लोग, है ना? और चैप्टर को पूरा फिनिश कर लोगे। तो तुम्हारे लिए मुझे को लगता है इतना मेहनत करना बेवकूफ़ी है। 3-3 बजे रात तक पीपीटी बनाना, सारे नोट्स में मेरे पास बने हुए हैं उस फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में। पीपीटी बनाने का कोई मतलब नहीं है 3-3 बजे रात तक जग के, क्योंकि तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो ऐसी पढ़ाई। तुम लोग को बस आके टाइम पास करो, निकल जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। और जो जो नहीं करके आते हो ना, सुन लो एक चीज, पूरा लेक्चर खराब कर सकता हूं मैं, पूछूंगा एक दिन सबसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्लास करने आ रहा है कौन क्लास करने नहीं आ रहा है। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैनेजमेंट भी कुछ नहीं बोलेगा, पहले बता दे रहा हूं मैं। पढ़ोगे तो यहाँ पे रुकोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्लास से बाहर रहो। सिंपल सी बात है यार। कब का हो गया है ये 10, मेरे को लगता है 3-4 लेक्चर पहले हो गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। एटलीस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रिसेंटली हुआ है तो सर उसका रिवीजन नहीं किया। मैं तो रोज बोलता हूँ रिवीजन करने के लिए। तो फ्यूचर तुम्हारा खराब हो रहा है, मेरा नहीं। मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाता रहूंगा, है ना? लेकिन फ्यूचर किसका है? तुम्हारा। अगले साल किसी सरे हुए कॉलेज में इसी बैच में से कोई 1-2 होगा ना जो पहुंच जाएगा मेडिकल कॉलेज में, और तुम लोग कहीं कॉलेज ढूंढ रहे होगे, निर्मा में ले लेते, कहीं पे ले लेते, ऐसे करते रहोगे। तो थोड़ा हैव सब सेंस और पढ़ाई लिखाई करो। जिसके लिए बैठो यहाँ पे दिन भर, फिजिकली क्लास में होना वो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। मेंटली रहो और पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा सीरियस होके, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही टाइम पास के लिए आना है तो मत आया करो ना, बोल दो कोई बहाना कर दो, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि मैं बैठ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ ऑनलाइन पूरे दिन, और सिंपैथी गेन करना, इसको पढ़ाई करना नहीं बोलते हैं। कर्तव्य कर्तव्य यस यस रिवीजन रिवीजन हो रहा है तुम्हारा? यस सर। रिवीजन हो रहा है तुम्हारा? हाँ सर हो रहा है। तो क्या याद नहीं है तुमको अभी तक? क्यों वैंसी? सर पहले का रह गया था थोड़ा। वैंसी यस सर। क्या हो रहा है? पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही आजकल? हो रही है सर। तो क्यों ये सब याद क्यों नहीं है? किस टाइप का पढ़ाई कर रही है जो कुछ पता नहीं चल रहा है? पढ़ लिख के आओ थोड़ा, है ना? तो पढ़ाने में मन भी लगता है, नहीं तो फिर चलो देखो आगे। अरे तुम लोग को पढ़ना है भाई, हमें तो सब आता ही है। मेरे को थोड़ी आके यहाँ पे याद करना है रोज इसको। चलो ठीक है। तो हमने पहला लेयर डाइजेस्ट कर दिया, सेकंड भी डाइजेस्ट कर गया। जैसे ही हमने सेकंड डाइजेस्ट किया, अब वो स्पर्म कहाँ पहुंच गया? हमने जोना पेलोसिडा को रप्चर कर दिया। अंदर वाला आप जानते हो इसको बोलते हैं वाइटिलिन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ से स्पर्म एंट्री किया, अभी पहुंच गया इस स्पेस में। दिस इज कॉल्ड एज पेरी वाइटिलिन स्पेस। यहाँ पहुंच चुका है अब स्पर्म। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा, अब इस स्पर्म को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए, जो वाइटिलिन मेम्ब्रेन है ना, उसका साइटोप्लाज्म थोड़ा रेज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब मान लो ऐसा कंडीशन है, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां देखो, जैसे यह मान लो कि नॉर्मल मेम्ब्रेन है इसका, ऐसे था नॉर्मल राउंड। अब क्या हुआ? जैसे ही स्पर्म पेरी वाइटिलिन मेम्ब्रेन में आया, यहाँ पे आया, इसका मेम्ब्रेन क्या करेगा? एक जगह पे ऐसे करके राइज हो जाएगा ऐसे, ताकि स्पर्म पे इसको टच करेगा, है ना? इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। चलो अब देखते हैं, इसमें ही देखते हैं टॉपिक को।
हाँ, एक मिनट रुको। इसमें पीपीटी में कुछ गड़बड़ है बेटा। चलो कोई बात नहीं। ये फॉलिकुलोजेनेसिस आ गया, यहीं तक ये पीपीटी लगता है मैंने ढंग से इसको सेव नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, जोना पेलोसिडा आपका ये हो गया, फर्टिलाइजेशन आपका मतलब वहां तक आपका हो गया। अगला काम क्या होता है आपका, अगला काम आपको बता दिया आप, है ना, कि जैसे ही आपका ये जोना पेलोसिडा का लेयर आपका डिजोल्व हुआ, वह स्पर्म कहाँ पहुंचेगा, वह स्पर्म पहुंच गया पेरीवाइटलिन स्पेस में। तो अब अगला जो स्टेप होता है, अब यहाँ बता रहा हूँ आपको, पीपीटी में मिल जाएगा सारा। अगला जो स्टेप होता है बेटा, इसके बाद एक्रोजोमल रिएक्शन के बाद, है ना, द सेकेंड अगला स्टेप होगा आपका क्या, क्या होगा अगला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ, अब सुनते जाओ सारा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। रिसेप्शन कोन या इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही आपका वाइटलिन मेम्ब्रेन के पास पहुंचा, यह जोना पेलोसिडा रप्चर हो चुका है, रप्चर हो चुका है ना। अब यहां से एग मान लो यहाँ पे एंट्री किया, तो यह एक कहाँ है अभी, मतलब स्पर्म एंट्री किया, ये कहाँ है अभी, पेरीवाइटलिन स्पेस में। यहाँ पे क्या करेगा, जो ये आपका पेरीवाइटलिन मेम्ब्रेन है, या इसको वाइटलिन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी बोलो, यह रेज कर जाता है, इसका साइटोप्लाज्म इसको धक्का मारना शुरू करेगा, तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, ये रेज्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो कुछ ऐसा हो गया, ऐसे आया, ये ऐसे हो गया, इसी को बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन कोन। क्या हो गया ये, फर्टिलाइजेशन कोन। मतलब ये जो स्पर्म है ना, यहीं पे आके बाइंड करेगा। ये फर्टिलाइजेशन कोन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कोन इज दैट पॉइंट और दैट एरिया जहां से आपका ये वाइटलिन मेम्ब्रेन टूटेगा और स्पर्म इसके साइटोप्लाज्म में अंदर एंट्री मारेगा। ये बात समझ में आई, फर्टिलाइजेशन कोन किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। यस सर। फर्टिलाइजेशन कोन किसको बोलेंगे, कुछ नहीं सर, वाइटलिन मेम्ब्रेन जो है ना, वो वाइटलिन मेम्ब्रेन क्या हुआ, आगे की तरफ रेज्ड कर गया, आगे की तरफ उठ गया। कैसे उठा, साइटोप्लाज्म उसका रेज कर जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म उसके मेम्ब्रेन को पुश करता है, पुश करने के कारण वह क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। और उसी ऊपर उठे हुए मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, बोलो। फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्शन कोन। रिसेप्शन मतलब यह वह जगह है जो रिसीव करेगा स्पर्म को, मतलब यहीं पे आके, अब पेरीवाइटलिन स्पेस में था ना, यह स्पर्म यहाँ के आपके बाइंड कर गया यहाँ पे। और बाइंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आके बाइंड कर गया, मतलब ये यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। और आगे क्या होगा, अब जल्दी बताओ, आगे क्या होगा, अब यहीं से टूटेगा ये कौन, कौन, वाइटलिन मेम्ब्रेन। और स्पर्म कहाँ एंटर कर जाएगा, स्पर्म का हेड जल्दी बताओ कहाँ एंटर करेगा, साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी oocyte, oocyte बोल सकते हैं, जल्दी बताओ, यस बोलो। सर। अब आगे देखो बेटा, अब अगला पॉइंट क्या है इसमें, कि हाँ सर, अब वाइटलिन मेम्ब्रेन को टच कर गया स्पर्म, वाइटलिन मेम्ब्रेन को टच कर गया यहाँ पे, है ना, जो फर्टिलाइजेशन कोन बना आपको वहां पे टच कर गया। अब आपको बताया था कि जैसे ही स्पर्म टच करेगा वाइटलिन मेम्ब्रेन को, सबसे इनर वाले लेयर को, कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो रुका हुआ, कौन सा रुका हुआ था, जल्दी बताओ, मियोसिस टू। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ, yes Yes. sir, बोलो। तो अगला काम क्या होगा, अगला स्टेप हमने स्टेप बाय समझ में आ रहा है। पहला स्टेप क्या था बेटा, जल्दी बता दो, पहला स्टेप capacitation, कैपेसिटेशन, सेकेंड स्टेप जल्दी बताओ, chemically check करना, हाँ, कीमो अट्रैक्शन, इसको क्या बोला था हमने, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। fertilizing reaction, एंटी फर्टिलाइजन किसने सिक्रेट किया था, sperm ने, स्पर्म का मेम्ब्रेन ने। और फर्टिलाइजन किसने सिक्रेट किया था, ovum ओवम ने, के मेम्ब्रेन ने। दोनों पहचान लिया, एक दूसरे को पास में आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ बेटा, acrosomal reaction, अगला स्टेप हुआ एक्रोजोमल रिएक्शन। इसमें क्या हुआ सर, सिंपली एक्रोजोम से 3 एंजाइम रिलीज किया। पहला एंजाइम कौन सा था, हाइलुरोनिडेज। hyaluronides, दूसरा कौन सा था, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम।
तीसरा कौन सा था बेटा? जोनालाइसिन, है ना सर। यह क्या करेगा? जो हाइलुरोनिक इसके एसिड, कोरोना रेडिएटा के सेल को बांध के रखा हुआ है, कौन सा? हाइलुरोनिक, हाइलुरोनिक एसिड, को डिजोल्व कर देगा, है ना सर। अगला वाला क्या करेगा? अब जो डिजोल्व हो गया तो लूज हो गया उसका सेल, उसको पेनिट्रेट कर देगा। और तीसरा क्या करेगा? जोना पेलुसिडा के लेयर को डिजोल्व करेगा। लेकिन जोना पेलुसिडा को लेयर को डिजोल्व करने से पहले क्या करेगा बेटा? वो पहले क्या करेगा? स्पर्म जाके बाइंड करेगा, किससे? जोना पेलुसिडा के लेयर से। कहां पे बाइंडिंग होगा? जल्दी बताओ, कहां पे बाइंडिंग ZP3, होगा? ZP3 रिसेप्टर पे। क्लियर है? जैसे ही यस वो सर, बाइंडिंग होगा सर, रैपिड इन्फ्लक्स किस आयन का होगा? जल्दी बताओ। सोडियम, सोडियम। सोडियम आयन का। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? फास्ट चेक टू फास्ट, पॉलीस्पर्मी। क्लियर है सर? जब यस इतना सर, काम हो जाएगा तो क्या होगा? वह जोना पेलुसिडा के लेयर को जोनालाइसिन क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। सर, Yes, अब sir. सर जैसे ही जोना पेलुसिडा का लेयर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद स्पर्म कहां पहुंच गया? किस स्पेस में? पेरी पेरीविटाइन, वाइटिलिन स्पेस में पहुंच गया सर। अब पेरी वाइटिलिन स्पेस में जब स्पर्म पहुंचा, है ना, तब उसको रिसीव करने के लिए जो वाइटिलिन मेम्ब्रेन था बेटा, जो वाइटिलिन मेम्ब्रेन था, उसका साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ उठा और कौन सा कोन बना लिया? जल्दी बताओ। रिसेप्शन Reception. कोन। इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कोन, कोन, है ना। अब यहीं पे आके बाइंड कर जाएगा कौन बेटा? कौन? स्पर्म। स्पर्म, क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर, अब जैसे ही स्पर्म टच किया वाइटिलिन मेम्ब्रेन को, या आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन कोन को, अगला स्टेप क्या हो जाएगा? रिज्यूम ऑफ कौन सा? मियोसिस 2, Meiosis 2. क्लियर है? यस सर, रिज्यूम हो गया आपका क्या बेटा? मियोसिस 2। मियोसिस 2 जैसे ही रिज्यूम होगा, यह सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओवम, ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या इवेंट होगा सर मियोसिस 2 में? सर जब मियोसिस 2 रिज्यूम होगा तो क्या क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे सबसे पहला टर्न ऑफ हो जाएगा कौन? मेटाफेज मेटाफेज 2, प्रोमोटिंग फैक्टर, है ना। टर्न ऑफ, किसका टर्न ऑफ बेटा? मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर टर्न ऑफ हो गया। मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर क्या होता है? मतलब इनहिबिटिंग फैक्टर बोलो, प्रोमोटिंग नहीं, है ना। तो हमने टर्न ऑफ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे देखो, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर सुना है नाम कभी? जल्दी बताओ, सुना है कभी एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर? जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर, सेल साइकिल में सुना होगा। एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को हम जैसे ही आगे निकालेंगे बेटा, वह क्या करेगा? एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एनाफेज को आगे बढ़ा देगा, ठीक है, और इसका पूरा फेज कंप्लीट हो जाएगा। एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। और सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर? जल्दी बताओ, ओवम में, किस में कन्वर्ट होगा? ओवम, ओवम में कन्वर्ट हो गया। ओवम का और दूसरा नाम क्या है? ओवा, ऊटिड। एग, ऊटिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? ऊटिड। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर, तो अगला स्टेप क्या हुआ? हमने क्या देखा? हाँ सर, अगला स्टेप है कि रिज्यूम ऑफ मियोसिस 2 हुआ और सेकेंडरी oocyte अपना पूरा मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बना लिया? क्या बना लिया? ओवम और ऊटिड। अभी ओवम बना है बेटा, ध्यान रखो, अभी ओवम बना है, फ्यूजन नहीं हुआ है। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी Yes, बताओ, sir. है ना। अब अगला स्टेप क्या होगा सर? ए हो गया सर, रिज्यूम ऑफ मियोसिस 2 हो गया सर। मतलब किस स्टेप के बाद हुआ ये? एक्रोजोमल रिएक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन कोन बना। फर्टिलाइजेशन कोन के बाद तुरंत क्या हुआ? जैसे ही आपका स्पर्म इस मेम्ब्रेन को टच किया था, आपका हो गया सेकेंडरी, मतलब सॉरी, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ और सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया? ओवम, या इसी को क्या बोलते हैं? ऊटिड। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. अब अगला स्टेप क्या होगा सर? अब देखो बेटा, इधर एक कंप्लीशन हुआ ना, इधर एक कंप्लीशन हुआ, तो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा फिर से तुरंत। उसको बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। कॉर्टिकल रिएक्शन, या इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, सब नोट में मिल जाएगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, है ना। बोलोगे सर अभी तो बन गया ना फर्टिलाइजेशन। बेटा वहां पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बना था, वहां पे क्या बना था? फर्टिलाइजेशन कोन। वहां पे क्या बना था? जल्दी बताओ। फर्टिलाइजेशन कोन बना था, ना कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना था। आई बात समझ? जल्दी बोलो। यस सर, तो अब क्या बनेगा बेटा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, है ना। और इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। और कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद अगला जो एक और कहानी होगा, उसको बोलते हैं बेटा अपन कौन सा रिएक्शन? उसको बोलते हैं जोना रिएक्शन। तब फाइनली ये
खत्म हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो देखो, सबसे पहली बात, पहले सब लोग स्टेप को दोहराएगा, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्या क्या हो गया बीच में। सब लोग स्टेप को दोहराओ। तो पहला स्टेप जल्दी बोलो सब लोग। Capacitation. पहले तो स्टेप का नाम याद रखना सीखो। पहला स्टेप कौन सा है बेटा? जल्दी बोलो। Capacitation. कैपेसिटेशन। सेकंड स्टेप Fertilizing and anti-fertilizing secretion. क्या है? फर्टिलाइजेशन एंड, Anti-fertilizing. हाँ ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप, अगला स्टेप बोलो। Acrosomal एक्रोजोमल। reaction. एक्रोजोमल के बाद अगला, एक्रोजोमल के बाद अगला बोलो। Continuous of meiosis 2. एक्रोजोमल के बाद कंटिन्यूअस ऑफ मियोसिस 2, फर्टिलाइजेशन कोन का बनना, है ना? फर्टिलाइजेशन कोन जैसे ही बना तब क्या होगा? तब क्या होगा? कंटिन्यूएशन ऑफ मियोसिस 2। उसके बाद एक क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन, जोना रिएक्शन, और फाइनली सिनगैमी। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो आते हैं उस पे। इसको अपडेट कर दिया मैंने। चलो यहां देखो। हाँ, ये आपने देख लिया था, जोना लाइसिन डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा। उसके आगे देखो सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। आफ्टर दिस एक्रोजोमल रिएक्शन, आफ्टर दिस एक्रोजोमल रिएक्शन, है ना? अब अगला स्टेप क्या हुआ था एक्रोजोमल रिएक्शन के बाद? सब लिखा हुआ है यहाँ पे। स्पर्म हैज एंटर्ड इनटू पेरीवाइटिलिन स्पेस। ठीक है, जो बातें मैंने बताई उसी का रिपीट है। पेरीवाइटिलिन स्पेस, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू oocyte मेम्ब्रेन, है ना? अगला होगा, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन और रिसेप्शन कोन। At the point of contact of the sperm, the egg membrane produces a conical structure called fertilization cone. Conical structure is formed due to raising of cytoplasm of secondary oocyte to receive a sperm. Fertilization cone receives the sperm. Fertilization cone is a point or area from where the vitelline membrane is going to dissolve so that the nucleus of a sperm can introduce into the ovum or egg. ये बता दिया सारी बात? जल्दी बताओ, बोलो। Sir. हाँ, अब आगे देखो। Resume of meiosis 2, उसका अगला the entry of a sperm into the ovum induces completion of the meiotic division of the secondary oocyte which was arrested at metaphase 2. Entry of a sperm causes breakdown of क्या क्या? Metaphase promoting factor and turns on anaphase promoting complex, है ना? इसको क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया। मेटाफेज प्रोमोटिंग, दो काम होता है इसमें रिज्यूम में, एक तो ब्रेक डाउन ऑफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर और दूसरा आपका रिज्यूम ऑफ या टर्न ऑफ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये दोनों मिलकर क्या करवाएगा? आगे सेल डिवीजन को बढ़ाएगा। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन कंप्लीशन ऑफ meiosis 2. द सेकंड meiotic डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम और oocyte। बता दिया। अगला रिएक्शन क्या होगा बेटा? कॉर्टिकल रिएक्शन, है ना, जिसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड जोना रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। द कॉर्टिकल रिएक्शन, देखो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या है मैं आपको बता दूं। अब ये जो पेरीवाइटिलिन स्पेस है ना, या ऐसा समझो वाइटिलिन मेम्ब्रेन, इसके जस्ट, आपको याद है पूरे साइटोप्लाज्म के एग को, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। चलिए बताओ Yes, sir. कौन सा दो पार्ट था? बाहर में जो था उसको क्या बोला था? Ectoplasm. एक्टोप्लाज्म बोला था, और जो सेंटर में था उसको क्या बोला था? Ooplasm. ओप्लाज्म, है ना? ओप्लाज्म। तो जो एक्टोप्लाज्म वाला पार्ट है ना, उसमें कुछ ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जस्ट वाइटिलिन मेम्ब्रेन से नीचे। इसी ग्रैनुअल को हम बोलते हैं क्या? कौन सा ग्रैनुअल? जल्दी बताओ। कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स, है ना? तो अब कॉर्टिकल रिएक्शन बता रहा हूं क्या होता है। देखो, वाइटिलिन मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक्टोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स। अब यह ग्रैनुअल्स क्या होगा ना, मूव करना शुरू करता है ऊपर और जाके इससे अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो गया? जल्दी बताओ, किससे अटैच हो गया? वाइटिलिन मेम्ब्रेन से। किससे अटैच हो गया बेटा? जल्दी बताओ। वाइटिलिन मेम्ब्रेन से। तो यह वाइटिलिन मेम्ब्रेन हार्ड हो जाएगा कि नहीं? अब हार्ड हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि उस पर जाके डिपॉजिट हो गया सब्सटेंस का सारा। मान लो कि ये चीज ऐसे, इतना हाथ मेरा इतना मोटा है और इस पे और कुछ ऐसे आके डिपॉजिट हो गया, तो मेरा हाथ ज्यादा मोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ। Yes, होगा कि yes. नहीं? सेम यहाँ पे हुआ, जो भी इसके नीचे कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स था ना, ऊपर मुड़ के इसके साथ फ्यूज कर गया। तब यह जो वाइटिलिन मेम्ब्रेन अब नया वाला जो बना, इस वाइटिलिन मेम्ब्रेन में जब कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स का कंटेंट मिक्स हो जाता है, तब एक हार्ड लेयर बन जाता है, मोटा लेयर बन जाता है। इसी को तब हम क्या बोलने लगते हैं? जल्दी बताओ। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। Membrane. आई बात समझ? जल्दी बताओ, इसको क्या बोलने लगे हम? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन।
क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? अब ये मोटा हो गया ना, तो फिर से ये भी क्या करेगा, किसको प्रिवेंट करेगा, किसको, पॉलीस्पर्मी को। ये भी क्या करेगा, स्पर्म को अलाउ नहीं करेगा अंदर आना। अब देखो दूसरा काम क्या होगा, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन बेटा। व्हेन कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स इन देयर कंटेंट्स फ्यूजेस विद द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, कॉर्टिकल रिएक्शन। दूसरा काम क्या करता है, सारा ग्रैनुअल्स जो कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स है, इसका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब ये टूटता है और अपने सारे एंजाइम और कंटेंट को इसके ऊपर कौन सा लेयर है बेटा, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर, जोना पेलोसिडा, है ना, जल्दी बताओ। रप्चर्ड है, रप्चर्ड है लेकिन जोना पेलोसिडा। देखो दूसरा काम क्या करेगा, एक तो क्या किया, फ्यूज किया इसके साथ और बना दिया फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। दूसरा, ये कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स अपने जो कंटेंट को, इसके अंदर एंजाइम ये सब होता है, इसको क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस से, मतलब टूटता है और अपने सारे एंजाइम को यहाँ पे लाकर डिपॉजिट कर देता है। किसके ऊपर, जल्दी बताओ, अपने सारे एंजाइम को किसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, किस मेम्ब्रेन के ऊपर, जोना पेलोसिडा। तो जोना पेलोसिडा भी क्या हो गया, हार्ड हो गया। अब जोना पेलोसिडा भी कैसा हो गया बेटा, हार्ड। ये दोनों क्यों हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्लस फॉर्मेशन ऑफ, मतलब हार्डनिंग ऑफ जोना पेलोसिडा, और दोनों एक ही काम के लिए हुआ, किसके लिए, टू चेक क्या, जल्दी बताओ, पॉलीएस्पर्मी। मतलब तो जो हार्डनिंग हुआ आपका जोना पेलोसिडा का, इसको बोल देते हैं जोना रिएक्शन, और जो आपका फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन, सॉरी कॉर्टिकल रिएक्शन। क्लियर है, जल्दी बताओ। और दोनों रिएक्शन क्यों हुआ, कॉर्टिकल रिएक्शन और आपका क्या, और दूसरा कौन सा आपका, जोना रिएक्शन। ये दोनों क्यों हुआ, टू चेक द पॉलीएस्पर्मी। और इन दोनों मिला के कॉर्टिकल रिएक्शन प्लस जोना रिएक्शन, आपको बताया था एक फास्ट चेक होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा क्या होता है, स्मॉल चेक। यही करता है स्मॉल, ये दोनों मिलकर बना दिया स्मॉल ब्लॉक टू क्या, आपका मतलब स्लो, सॉरी स्मॉल बोल रहा हूं, स्लो ब्लॉक टू पॉलीएस्पर्मी या स्लो चेक टू पॉलीएस्पर्मी। ठीक है, जब ये सब हो गया तब अब क्या है, आपका स्पर्म ऑलरेडी इसके साइटोप्लाज्म में पहुंच चुका है, साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब दोनों का एक फ्यूज करेगा, है ना, और बना देगा जाइगोट। क्लियर है, जल्दी बताओ। बोलो बोलो, टाइम कितना हो रहा है, हाँ। चलो देखते हैं समरी। समरी कितना आसान है, लगेगा कि सर क्या क्या पढ़ लिया, लेकिन अगर हम समरी करें ना तो बेटा कुछ नहीं है। कैपेसिटेशन, सर सब कुछ को हटा दिया ताकि स्पर्म ज्यादा मोटाइल हो जाए, सुनते जाओ सब लोग। दूसरा, सर अगला क्या हुआ, जल्दी बताओ, कैपेसिटेशन के बाद बोलो। कीमो अट्रैक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड एंटी फर्टिलाइजेशन, कीमो अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग, जिससे एग और स्पर्म एक दूसरे को पहचान गया। ठीक है, पास आ गया। तीसरा, अब जब पास आ गया तो उसके मेम्ब्रेन को तोड़ना है, इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा, एक्रोजोमल रिएक्शन, एक्रोजोमल रिएक्शन। 3 एंजाइम निकला, एक हाइड्रोनिक एसिड जो कोरोना रेडिएटा को बाइंड करके रखा उसको डिसॉल्व किया, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को हटा दिया, और तीसरा आपका जोना पेलोसिडा को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम है जोना लाइसिन। लेकिन जोना पेलोसिडा डिसॉल्व होने से पहले क्या कर जाता है, क्या कर जाता है, फास्ट चेक टू क्या, पॉलीएस्पर्मी। फास्ट चेक टू, ये कैसे होता है सर, कि जैसे ही आपका इसके रिसेप्टर से जेट स्पर्म बाइंड करता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होता है और उसके कारण मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है, और यह क्या करता है, एडिशनल स्पर्म को अंदर एंट्री नहीं देता है। उसके बाद जोना लाइसिन इसको डिसॉल्व कर दिया। जोना लाइसिन डिसॉल्व जैसे ही किया, यह सर स्पर्म पहुंच गया पेरी वाइटलिन स्पेस में, और जैसे ही जहां पे टच करता है ना वाइटलिन मेम्ब्रेन को, वहीं पे वाइटलिन मेम्ब्रेन ऐसे आगे की तरफ बल्ज कर जाता है, ऐसे बढ़ जाता है। तब इस कोन को क्या बोलते हैं बेटा, रिसेप्टिव कोन, रिसेप्टिव कोन, है ना, या फर्टिलाइजेशन कोन। मतलब इसी कोन के थ्रू यहीं से टूटता है वाइटलिन मेम्ब्रेन और स्पर्म अंदर घुस गया। जैसे ही ये स्पर्म यहाँ पे टच किया वाइटलिन मेम्ब्रेन पे, अगला फेज क्या हुआ, एक्रोजोमल के बाद, एक्रोजोमल के बाद अगला हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन के बाद हमने पढ़ा क्या, अगला तुरंत क्या काम होगा, हाँ, रिज्यूम ऑफ मियोसिस 2। सर रिज्यूम ऑफ मियोसिस 2 हो गया क्योंकि स्पर्म सर अब इसके अंदर आ चुका है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। तो जैसे ही आपका रिज्यूम हुआ, सेकेंडरी ओसाइट किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें बोलो, ओवम में या ओटिड में। और यहाँ पे क्या क्या दो काम हुआ, एक तो ब्रेक हुआ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, और दूसरा आपका टर्न ऑन हुआ कौन सा, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। ठीक है, उसके बाद सर वो तो हो गया। इसके बाद अब क्या करना, क्योंकि एक स्पर्म अंदर एंटर कर चुका है बेटा, तो मान लो कि गलती से कुछ और अंदर आ गया होगा, फास्ट चेक जो हुआ था उससे बचते हुए कुछ आगे अगर बढ़ गया होगा गलती से, तो एक तो अंदर घुस चुका है। आप जानते हो कि एक ही को अंदर घुसना है,
तभी तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा ना। अब देखो तो इधर फीमेल XX है और मेल XY और भी घुस गया XY और भी, तो क्या डिप्लॉयड जाइगोट बन पाएगा? क्या बन पाएगा? No. नहीं। तो एक ही स्पर्म को अंदर घुसना है, तो एक तो घुस चुका है, तो अब और ना घुस पाए इसके लिए दो रिएक्शन हो जाता है, एक को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन और एक को बोलते हैं बेटा जोना रिएक्शन। ये कुछ है नहीं सर, इसके अंदर में कुछ ग्रैनुअल्स होता है, वो ग्रैनुअल्स आके इस मेम्ब्रेन से वाइटलिन मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गया, या मेम्ब्रेन अब थिक हो गया, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। सर दूसरा क्या होगा? या कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स, अगला स्पेस जो है पेरी वाइटलिन स्पेस, इसमें भी कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा अपना कंटेंट और ये सारा जाके यहाँ पे डिपॉजिट करके जोना पेलोसिडा को हार्ड बना देगा, तो इसको बोलते हैं जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन मतलब जो कॉर्टिकल ग्रैनुअल सारा एंजाइम को सिक्रेट किया, वह जाकर डिपॉजिट हो गया किस पे? जोना पेलोसिडा पर, उसको हार्ड कर दिया, दैट इज जोना रिएक्शन। और सर जो भी ये ग्रैनुअल थे यह यहाँ वाइटलिन मेम्ब्रेन पे आकर डिपॉजिट हो गए, इसको बोल दिया कॉर्टिकल रिएक्शन। यह दोनों मिलकर क्या देता है आपका? ये जैसे ही होता है ना आपका, ये जैसे ये फ्यूज करता है ना ग्रैनुअल्स इसके साथ वाइटलिन मेम्ब्रेन के साथ, मतलब कॉर्टिकल रिएक्शन जैसे ही होता है ना, बहुत तेजी से कैल्शियम आयन का यहाँ पे इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है। किसका बेटा? कैल्शियम आयन का। उस कैल्शियम आयन के कारण क्या होता है? मेम्ब्रेन का पोलैरिटी फिर से चेंज होता है और ये देता है स्लो चेक टू पॉलीएस्पर्मी। तो एक चेक हुआ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन के कारण, और एक चेक किसके कारण हुआ? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। क्लियर है? जल्दी बताओ। उसके बाद Yes. क्योंकि अब स्पर्म यहाँ पे एंटर कर चुका है साइटोप्लाज्म में और आगे बढ़ेगा, और स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा और बना लेगा डिप्लॉयड जाइगोट। क्लियर है? Yes, sir. चलो बता तो दिया सब, और लैंग्वेज में उसी को पढ़ लेते जो लिखा हुआ है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है? The cortical reaction occurs once a sperm has successfully penetrated the egg। अभी तो बताया, क्योंकि स्पर्म अंदर जा चुका है, अब वो अंदर जा चुका है, कोई दूसरा अंदर ना जा पाए, इसीलिए तो दोनों रिएक्शन शुरू होता है। कौन? कॉर्टिकल रिएक्शन एंड जोना रिएक्शन। ठीक है? तो द कॉर्टिकल रिएक्शन occurs once a sperm has successfully penetrated an egg in order to prevent polyspermy. In the exoplasm, cytoplasm in the outer portion of egg, there is presence of some granules called cortical granules. That's why exoplasm is dense। इसलिए exoplasm dense होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे cortical granules होते हैं। Now these granules fuses with the vitelline membrane of ovum and leads to deposition of several substances on the vitelline membrane and transforms the vitelline membrane into a hard layer called fertilization membrane। सिंपल सी बात है समझने के लिए सर, बस एक कॉर्टिकल आगे बढ़ा, इसके साथ फ्यूज कर गया, हार्ड मेम्ब्रेन बन गया वैटलिन मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब आगे देखो, this membrane acts as a barrier to prevent entry of the other additional sperm, that is formation of this membrane around fertilized ovum prevents multiple fertilization, prevent polyspermy। fertilization membrane is equal to क्या बोल सकते हैं? वाइटिलिन मेम्ब्रेन प्लस कौन? जल्दी बताओ। कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स। बोल सकते हैं ना? बोलो। Yes. लो अब आगे देखो, तो ये हो गया कॉर्टिकल रिएक्शन। अब अगला काम क्या होगा? जोना रिएक्शन। फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स विथ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब वाइटलिन मेम्ब्रेन लीड्स टू द रिलीज ऑफ ग्रैनुअल कंटेंट्स। दूसरा, एक तो ग्रैनुअल इसके साथ फ्यूज कर गया वाइटलिन मेम्ब्रेन के साथ और बना लिया फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इस फ्यूजन के कारण एक और काम होगा, जो ग्रैनुअल्स के कंटेंट थे ना, वो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस यहाँ बाहर आ जाएगा। अब सब जमा हो जाएगा किसके ऊपर? किसके ऊपर? जल्दी बताओ। जोना पेलोसिडा के ऊपर, और ये भी हार्ड हो गया। मतलब एक लेयर ये तो हार्ड हो गया क्योंकि इसमें कॉर्टिकल ग्रैनुल जाके फ्यूज कर गए। जब फ्यूज किया तो फ्यूजन के बाद वो सारा कंटेंट अपना एक्सोसाइटोसिस से बाहर फेंक देता है। किसके ऊपर? जोना पेलोसिडा के ऊपर, वो भी हार्ड हो गया। ये दोनों मिलके क्या कर रहा है? पॉलीस्पर्मी को चेक कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, वही लिख रहा है। फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स विद एग मेम्ब्रेन leads to the release of granules content and granule enzyme into the zona pellucida, जो जाली कोट होता है, by exocytosis। These enzymes destroy a sperm binding site and also thicken and harden the glycoprotein matrix of the zona pellucida। अबे जैसे ही यहाँ पे आके जमा होता है ना क्राटुकल का कॉर्टिकल ग्रैनुल्स का एंजाइम में सब यहाँ पे, ये क्या करता है? जोना पेलोसिडा पे आपका कौन सा रिसेप्टर था? जल्दी बताओ। कौन सा? ZF3 था ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या करेगा? यहीं पे आके स्पर्म बाइंड कर रहा था। तो सबसे पहला जो कॉर्टिकल ग्रैनुल्स जो एंजाइम इसके ऊपर जमा किया ना, वो सब क्या करेगा? ये सारे रिसेप्टर को खत्म कर देगा, ताकि रिसेप्टर है ही नहीं तो स्पर्म आके बाइंड कहाँ करेगा, है ना? और इसको थिक और हार्ड भी बना देता है। किसको? जोना पेलोसिडा को। इसी को बोलते हैं जोना रिएक्शन। और ये भी क्या करता है? दिस प्रिवेंट्स other sperm from being able to penetrate the egg, ensuring the zygote form is diploid।
है ना. नोट, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड जोना रिएक्शन लीड्स टू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस. जैसे ये दोनों रिएक्शन होता है ना, भर भर के कैल्शियम आने शुरू हो जाता है किसके अंदर, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है. and this leads to depolarization of egg membrane and prevents polyaspermy. तो हम बोल सकते हैं cortical reaction and Jonah reaction constitute slow block to polyaspermy. क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो. Yes, sir. अगला देखो, यही आपका देखो, अपॉन फर्टिलाइजेशन. अभी फर्टिलाइजेशन हुआ था, देखो ये आपका जोना पेलुसिडा है, इस पे सारे साइट है. कौन से साइट, Z3 रिसेप्टर, प्रोटीन है ना, प्रोटीन को ही बोलते हैं रिसेप्टर्स, है ना, जहाँ पे स्पर्म बाइंड कर सकता है. ये कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स है एक्सोप्लाज्म में. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो ना, सारा जो स्पर्म बाइंडिंग साइट था खत्म हो गया कि नहीं, यहाँ पे जल्दी बताओ, हो गया ना. Yes, sir. ये मेम्ब्रेन भी आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है, लूज है, यहाँ पे पूरा हार्ड हो गया है. ठीक है, इसी को बोलते हैं जोना पेलुसिडा रिएक्शन. क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ. Yes, sir. अब लास्ट क्या होगा आपका, लास्ट क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन में, सिनगैमी वाला. बस यही लास्ट स्टेप है जो बता दिया. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई और कैरियोगैमी, ये सबसे लास्ट स्टेप है आपका. ठीक है. अब क्योंकि अभी तक क्या हुआ है आपका, अब जो एग स्पर्म है वो पूरी तरह से एंटर कर चुका है साइटोप्लाज्म में. मान लो यहाँ पे ओवम है आपका, ये यहाँ तक एंटर कर चुका है. अब ये साइटोप्लाज्म में थोड़ा मूवमेंट इसको करना बाकी है. साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, और आके इसका न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाएगा. तो पहले उसको साइटोप्लाज्म में भी तैरना पड़ता है थोड़ी दूर, तब पहुंचता है ओवम तक. वही बात यहाँ लिखा हुआ. फाइनली द हेड ऑफ द स्पर्म which contain the nucleus separates from the middle piece and tail and becomes male pronuclei. जो हेड है ना वो मिडल पीस और टेल से. लेकिन याद रखना, क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या एंटायर स्पर्म साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता है, तो क्या बोलोगे, हाँ. साइटोप्लाज्म में एंटर किया पूरा का पूरा स्पर्म, बस एक चीज नहीं आता है, इसका इन्वेलप जो था, इन्वेलप बाहर छूट जाता है मेम्ब्रेन के. बाकी पूरा स्पर्म विथ हेड, मिडल पीस एंड टेल सब एंटर करता है इसके अंदर. इसके अंदर एंटर करने के बाद एक के साइटोप्लाज्म में, तब यहाँ पे आके उसका मिडल पीस और टेल अलग हो जाता है और बच जाता है बस कौन सा पोर्शन, जल्दी बताओ, हेड रीजन, Head. है ना. ठीक है, और हेड रीजन ही आगे बढ़ेगा अब. ठीक है, तो वही लिख रहा है, finally the head of the sperm which contains the nucleus separates from the middle piece and tail and becomes male pronuclei. tail degenerate, tail खत्म हो जाता है. second polar body also degenerate, जो कौन बनाया था, ओवम बनाया था अपने साथ. ओवम. सेकंड पोलर बॉडी वो भी डिजेनरेट. जैसे ही ये डिजेनरेट हुआ, अब इसके भी न्यूक्लियस को क्या बोलने लग गया, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई. ठीक है, मेल न्यूक्लियाई विथ मेल न्यूक्लियाई अपने साथ किसको किसको लेके आया है, आपको याद होगा, ओवम का अपना सेंट्रियोल होता है क्या, जल्दी बताओ. No, sir. तो मेल न्यूक्लियाई को अपना सेंट्रियोल लेके आना होगा कि नहीं साथ में, जल्दी बताओ. हाँ, sir. तो वही लिखा हुआ है, मेल न्यूक्लियस विथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो चीज साथ में लेके आता है. मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म, दिस पाथ इज नोन एज पेनिट्रेशन पाथ, है ना. जब एंटर किया था ना पूरा रास्ता को बोलते हैं पेनिट्रेशन पाथ. अब जब साइटोप्लाज्म में थोड़ा दूरी ये तय कर लेता है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पाथ. थोड़ा और जो दूरी बचा होता है ना, यहाँ पे थोड़ा और रास्ता बदलता है, अपने आप को 180 डिग्री रोटेट कर लेता है, तब आगे बढ़ता है. बात समझो क्या बोला. साइटोप्लाज्म यहाँ पे मान लो ओवम है, पहले जो एंटर किया तो थोड़ा दूर चला, है ना, कौन कौन, मेल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. इस पाथ को बोलेंगे पेनिट्रेशन पाथ, क्योंकि यहीं से पेनिट्रेट होके अंदर की तरफ बढ़ा, यहाँ तक आया. अब यहाँ पे आके ना 180 डिग्री अपने आप को रोटेट कर लेता है, फिर आगे का रास्ता तय करता है. तो 180 डिग्री रोटेट से पहले वाले पाथ को बोलते हैं पेनिट्रेशन पाथ, और 180 डिग्री जब रोटेट कर लिया तब वो जो पाथ कवर करेगा उसको बोलते हैं कॉपुलेशन पाथ. बात समझ में आई, जल्दी बोलो. मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह का पाथ है. एक पहले जब एंट्री किया था उसको बोला पेनिट्रेशन, थोड़ा दूर चलने के बाद वो 180 डिग्री टर्न मारता है तब मूव करता है आगे, उसको बोलते हैं अपन कॉपुलेशन पाथ. क्लियर है, चलिए बताओ. Yes, sir. बोलो, तो वही लिखा हुआ है, मेल न्यूक्लियस विथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया moves into the cytoplasm. This path is known as penetration path. The whole structure including nucleus, proximal centriole and mitochondria now rotates at 180 degree and moves further into the cytoplasm. This path of a sperm after rotation is called copulatory path, है ना. उसके बाद क्या होगा, the male and female pronuclei दोनों haploid होता है, आप जानते हो, fuse and forms diploid zygote. This is called यार diploid zygote को अपन synkaryon भी बोलते हैं. This process is called, क्योंकि किसका फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियस का, तो कैरियोगामी बोलेंगे. इस गैमिट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, गैमिट जब बनता है तो XX 23, XY, एक में X दूसरे में Y, तो 23 होता है, वही लिखा हुआ है. Each gamete contains 23 chromosomes. Thus fusion of a sperm nucleus and egg nucleus makes a zygote that has कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम. Thus
restoring the diploid condition. The mixing of a paternal and maternal chromosome during, आपको 3 प्रोसेस बताया था ना, जब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो कैरियोगैमी, और जब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो उसका क्या पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम भी फिक्स करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्फीमिक्सिस. ठीक है. पॉइंट टू रिमेंबर, कंप्लीट स्पर्म एंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एग एंड द एनवेलप इज लेफ्ट आउट. एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत बार पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक चीज बताओ, इम्प्लांटेशन का जगह कौन सा है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम. यूट्रस में, यूट्रस का एंडोमेट्रियम. कभी कभी गलती से ना वह फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में ना इम्प्लांट होके किसी दूसरे जगह पे इम्प्लांट हो गया, फैलोपियन ट्यूब में हो गया, कहीं और हो गया, वैसे प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इज अ केस व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्रस. क्लियर है, चलिए बताओ. यस बोलो. सर. तो इस तरह से आपका खत्म हो गया क्या. अब देखो समरी में पूरा एकदम 2 पेज में है यहाँ पे. पहला क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट. पहले क्या हुआ, सबसे पहला जो बता दिया था, अप्रोच ऑफ स्पर्म. स्पर्म पहले पहुंचता है ना, एक इजैकुलेशन में 3 से 3.5 ml स्पर्म आपका सीमेन डिपॉजिट होता है वजाइना में, जिसमें कितने स्पर्म होते हैं, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म. इतना स्पर्म एक बार में डिपॉजिट होता है. उसके बाद देखो स्ट्रक्चर हेल्पिंग स्पर्म और एज अ बैरियर टू स्पर्म. अब स्पर्म को मूव करना है ना, तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर उसके मूवमेंट में हेल्प कर रहा है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, और कौन कौन सा बैरियर दे रहा है. तो लिखा हुआ है लैसिंग मूवमेंट ऑफ टेल, टेल उसका ऐसे मूव करते रहता है तो स्पर्म को वहां पे आगे बढ़ाता है. दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एस्पिरेटरी मूवमेंट, है ना, ये सक्शन मूवमेंट. तो ये बात आपको इतना ध्यान, ये बस ये बता रहा है कि यूट्रस में जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में बढ़ा तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर स्पर्म को हेल्प कर रहा है मूव करने में, और कौन कौन सा उसको क्या ब्लॉक करना चाह रहा है, जैसे थिक एंडोमेट्रियम, या इसको रोकना चाहेगा. फीमेल के वजाइना में एसिडिक पीएच है, वह स्पर्म को रोकना चाहेगा. फीमेल के वजाइना में फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं, उसको रोकना चाहेगा. फैलोपियन ट्यूब उसको रोकना चाहेगा सब. लेकिन ये सब हेल्प कर रहा है, वो सब रोक रहा है. तो सबसे पहला तो ही था अप्रोच ऑफ सीमेन, मतलब स्पर्म कैसे पहुंचता है. ये तो सिंपल स्टेप है. अगला से आपका सब वही है, कैपेसिटेशन होगा. पहला स्टेप जो हमने पढ़ा है कैपेसिटेशन, स्पर्म्स अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस. चेंजेस क्या होगा, रिमूवल ऑफ एस्ट्रोल, एस्ट्रोल क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ऐसा बता ही दिया मैंने. कैपेसिटेशन होगा. कैपेसिटेशन के बाद अगला रिएक्शन क्या है बेटा, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन. ये पूरा समरी फॉर्म में है, ठीक है. फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो फर्टिलाइजिन सिक्रेटेड बाय ओवम, है ना, स्पर्मोफिलिक साइट होता है, और एंटी फर्टिलाइजिन सिक्रेटेड बाय स्पर्म. यहाँ देखो ओवम सिक्रेट किया, इधर से स्पर्म है, ये क्या है आपका, यही आपका फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन है, यहाँ पे आके बाइंड कर गया कौन आपका. अगला रिएक्शन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस, जिसको बोलते हैं अपन एक्रोजोमल रिएक्शन. यहाँ पे देख लिया. अगला क्या था आपका, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, जहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहीं पे देखो, ये वाइटलिन मेम्ब्रेन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ गया, इसी कोन को क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कोन. और यहीं पे स्पर्म आके बाइंड कर गया और यहीं से एंट्री मारेगा. जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन कोन बना, अगला क्या होगा, स्टार्ट ऑफ मियोसिस 2, है ना. मियोसिस 2 जैसे ही हुआ, क्या क्या बनेगा, एग प्लस क्या, सेकेंड पोलर बॉडी बन गया. जल्दी बताओ, बोलो. और यहाँ पे होता क्या क्या है, मेटाफेज फैक्टर्स डीएक्टिवेटेड, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेटेड. ठीक है. उसके बाद अगला क्या होता है आपका, कॉर्टिकल रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये भी बता दिया. और फाइनली क्या होगा, फीमेल फ्यूजन ऑफ गैमेट न्यूक्लियस, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्प्यूला. देखो यहाँ पे स्पर्म एंटर किया, है ना, एनिमल पोल से एंटर करता है हमेशा, ये दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करके बन गया क्या, जाइगोट. क्लियर है, जल्दी बताओ. यस बोलो. तो हो गया आपका कहानी खत्म. पाथ फॉलोड बाय न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड कॉपुलेशन पाथ, पहले ही बता दिया मैंने. ठीक है. अब ये सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो आप सिंपल सी बात है, समझ सकते हो क्यों हुआ होगा फर्टिलाइजेशन. पहला, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. जैसे ही आपका एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, फ्यूज करेगा तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ. यस सर. तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि फर्टिलाइजेशन क्या लाता है हमारे अंदर, जेनेटिक वेरिएशन. दूसरा, मियोसिस 2 स्टार्ट्स अपॉन फर्टिलाइजेशन. तीसरा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज रिटेन्ड बाय द एग. साइटोप्लाज्म का कंटेंट हमेशा कौन कंट्रीब्यूट करता है, जल्दी बताओ, एग, है ना. और स्पर्म क्या कंट्रीब्यूट करता है, जेनेटिक मटेरियल. स्पीसीज स्पेसिफिक डिप्लॉइडी, है ना. आपका ये फर्टिलाइजेशन क्या इंश्योर करता है कि सेम स्पीसीज को क्या करे, जल्दी बताओ, फर्टिलाइज करे. और दूसरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को भी रीस्टोर करता है कि नहीं, जल्दी बताओ. यस सर. हम लोग डिप्लॉइड है, 2n है, हमारा गैमेट बना फीमेल का मेल का, फिर से फ्यूज होके वो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो डिप्लॉइडी कंडीशन को रीस्टोर करता है कि नहीं, जल्दी बताओ. यस. है ना.
ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन अपटेट से बढ़ जाता है। सेंट्रियोल और स्पर्म किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प्स इन फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन, याद है ना? ओवम के पास अपना खुद का सेंट्रियोल नहीं है, तो उसको सेंट्रियोल को जो जाइगोट बन गया उसमें तुरंत क्लीवेज शुरू होगा, उसमें कौन हेल्प करता है? सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। Sperm. ठीक है, तो ये सब बातें हैं, आप देख लेना। ठीक है, क्लियर है? इसको आप Yes, याद रखोगे। स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी स्पर्म का कहाँ हुआ था, याद है? सेमनीफेरस टिब्यूल में, मतलब पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहाँ हुआ था मेनली? कहाँ पे? एपिडिडाइमिस में। लेकिन फंक्शनल मैच्योरिटी मतलब कैपेसिटेशन कहाँ हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। क्लियर है? चलिए बताओ। Yes, sir. कैपेसिटेशन मींस स्पर्म्स अटेन द एबिलिटी टू फर्टिलाइज। क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब अपन देखेंगे एनसीईआरटी का लाइन है, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। अगर मेल का एक्स जाके फीमेल के एक्स से फ्यूज किया तो क्या? फीमेल चाइल्ड। Female. और मेल का वाई अगर फीमेल के एक्स से फ्यूज किया तो कौन सा चाइल्ड? Male. मेल चाइल्ड। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या? साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर। बोल सकते हैं? Yes, sir. मदर का तो हमेशा एक्स ही है, तो फादर का अगर एक्स आया तो फीमेल, और फादर का अगर वाई आया तो क्या हो गया? मेल। Male. तो मेनली फादर ही डिसाइड कर रहा है ना सेक्स ऑफ द चाइल्ड, है कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए लिखा हुआ है दैट्स व्हाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। बेटा होप कि आपको फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया सबको समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. जाके एक बार वीडियो देख लोगे ना, अरे ये सब तो इतना अच्छे से बताता हूँ कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए यार। कोई पूछे, इतनी बार मैंने बोल दिया, फटाफट मुंह पे स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो आप जाके देखो। डिपेंड करता है कि तुम कितने पढ़ाई को लेकर क्यूरियस हो, और डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कितना सीखने का है। जिसको टाइम पास करना है उसके लिए पढ़ाई है ही नहीं, सबसे पहली बात। जो पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं कि क्या पढ़ाई हो रही है। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं, कल अपन शुरू करेंगे। अब इसका अगला टॉपिक मतलब 2 लेक्चर में, 2 से 2.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा एक चैप्टर आपका। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, बाय बाय, Thank you, sir. वेलकम।